इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 9 पढ़ने वाले हैं। मॉडल सेट 1 से लेकर 8 तक की वीडियो पहले ही बना चुके हैं। आपसे बोल रहे थे कि मॉडल सेट के वीडियो लाइए, तो मॉडल सेट के वीडियो लेकर हाजिर है। ठीक है, तो मॉडल सेट के वीडियो सारा सब्जेक्ट का बना रहे हैं, और कुछ कुछ का सब्जेक्ट का बचा हुआ, कुछ कुछ का बना दिए हैं। तो सबका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पता है कि एग्जाम में मॉडल सेट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मॉडल सेट का ना सब कुछ याद कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 10 को ही मॉडल सेट है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है, निम्न में सही विकल्प चुनिए। ऊर्जा के साधनों को वृहत रूप से कितने वर्गों में रखा जाता है? तो ऊर्जा के साधनों को वृहत रूप से 2 वर्गों में रखा जाता है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस किस कार्यालय से प्राप्त किया जाता है, किया जा सकता है? तो जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। तो हो जाएगा क। बंगाल के विभाजन कब हुआ? तो बंगाल के विभाजन हुआ 1905 में। बिहार बिहार बोर्ड है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो सबका क है। रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। संसद के निचले सदन को डैश कहते हैं? तो ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं और निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। रॉलेट एक्ट नामक कानून डैश में बना? तो 1919 में बना था। 1936 में बिहार से अलग हुआ, तो कौन अलग हुआ? उड़ीसा अलग हुआ। देश में कपड़े के मिल सबसे पहले डैश जगह लगाए गए? तो कोलकाता में लगाए गए थे। अब देखिए आगे तीसरा, निम्नलिखित में सही कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत का निशान लगाएं। पहला है, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये गलत है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल है ना 6 वर्ष का होता है, और हर दूसरे साल है ना 1/3 सदस्य है ना हट जाते हैं नए, और फिर इनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। अगला सवाल, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए? तो बिल्कुल करना चाहिए। रेल परिवहन देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान है? तो ये बिल्कुल है। अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक राजा होता था? तो सही है, राजा ही होता था। अब देखिए आगे चौथा सवाल, निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 टोटल क्वेश्चन कितना है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो कोई 4 का ही जवाब देना है। तो पहला देखिए, बाजार से क्या समझते हैं? देखिए उत्तर लिखेंगे, उस जगह को बाजार कहते हैं जहाँ किसी गांव या शहर में, जहाँ है ना क्रय एवं विक्रय दोनों सुविधा उपलब्ध होती है, और वहां पर कोई बेचता हो, उस स्थान पे ना कोई सामान बेचता हो और कोई सामान खरीदता हो, तो उस जगह को बाजार कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, गेहूं से बनाए जाने वाले विभिन्न उत्पादों को लिखे हैं। गेहूं से, तो देखिए गेहूं से बनाए जाने वाले उत्पाद क्या निम्न है? पहला तो आटा बनता है, फिर मैदा बनता है, चोकर, ठीक है ना, जो बच जाता है ना आटा और मैदा बनाने के दौरान, चोकर तो मवेशियों के उपयोग के लिए आता है। अब देखिए, मानव निर्मित रेशों के नाम लिखे हैं। मानव निर्मित, जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है रसायनों के प्रयोग के द्वारा। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, मानव निर्मित रेशों के नाम निम्न है। देखिए नायलॉन, पॉलिएस्टर, ठीक है ना, एक्रिलिक और रेयॉन। ठीक है, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। ठीक है, जिसको एक्रिलियम भी कहते हैं, एक्रिलिक को। आगे देखिए तीसरा तो हो गया। चौथा, नील की खेती की प्रमुख समस्याओं को लिखे। नील की खेती की प्रमुख समस्याओं को लिखे। तो देखिए उत्तर लिखेंगे चौथा का, भारतीय किसानों के दृष्टिकोण से नील की खेती उनके लिए फायदेमंद नहीं थी। ठीक है, भारतीय किसानों के लिए फायदेमंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि ऐसा होता था ना कि किसान तो हमेशा खाद फसल ही उपजाना चाहता था। ठीक है, बीच बीच में कुछ कुछ नहीं लिखेंगे, ये तो आंसर बड़ा हो जाएगा। किसान तो, जो जो अंडरलाइन कर रहा है ना वही लिखेगा, किसान तो हमेशा खाद फसल ही उपजाना चाहते हैं। इससे उन्हें उस साल के लिए खाने का अनाज मिलता था, और बुरे दिनों के लिए कुछ अनाज वे बचा कर भी रख लेता था, कि कभी अकाल आ गया, कभी सुखाड़ आ गया। ठीक है ना, जैसे इस साल फसल उत्पादन हुआ, ठीक है, तो उसको बचा कर रख देता है कुछ कुछ, और कुछ को बेचते थे। ठीक है, और खाने के लिए चाहिए ना, और अगले साल भी काम आ जाता था। मान लेते हैं कि बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, ठीक है, तो उसमें काम आता था। नील की खेती धान के मौसम में ही की जाती थी। बताइए, धान के मौसम में, धान तो मुख्य फसल है, ठीक है, इससे धान के फसल में देर हो जाते थे। तो अंग्रेज बोलते थे कि नील की खेती करो, तो नील का खेती करने में टाइम लगेगा ना, बोने होने में कुछ में टाइम लगेगा, तो धान के फसल में देर हो जाते थे। साथ ही जिस खेत में नील की खेती होती थी, उसमें फसल कटने के बाद उस साल कोई और फसल नहीं उगाई जा सकती थी, कि मिट्टी एकदम बंजर बन जाता था। ठीक है, तो इसका असर होता कि किसानों के पास अनाज की कमी हो जाती थी, क्योंकि उस खेत में अगर धान नहीं बोएंगे तो जाहिर सी बात है, धान जो मुख्य फसल है, तो अनाज की क्या हो गया, कमी हो गया। जब सूखा या बाढ़ के कारण फसलों का उत्पादन कम होता था, तो ऐसे में या तो महाजनों से कर्ज लेते थे या भूखे रहते थे।
ठीक है, तो यहाँ जो जो अंडरलाइन किया वही लिखेगा। अब पांचवा सवाल, सॉफ्टवेयर पार्क वाले शहरों के नाम लिखिए। सॉफ्टवेयर पार्क वाले शहरों के नाम, तो लिखेंगे उत्तर सॉफ्टवेयर पार्क वाले शहरों के नाम हैं। देखिए बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे। पुणे कहाँ, महाराष्ट्र में है। चेन्नई आपको पता ही है तमिलनाडु। कोलकाता, कानपुर कहाँ, कानपुर यूपी में है। लखनऊ, ठीक है, बेलापुर, ठीक है, बेलापुरा, गुड़गांव, कोच्चि, ठीक है, गुड़गांव तो हरियाणा में है, कोच्चि कोच्चि केरल में है। अब आगे देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए उत्तर लिखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। पांचवा सवाल देखिए, निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दिए। तो देखिए किसी एक का ही उत्तर देना है। तो देखिए विज्ञापन से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं? तो देखिए उत्तर लिखेंगे किसी सेलिब्रिटी के विज्ञापन देख हम घटिया उत्पाद खरीद लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से उत्तर है। घटिया उत्पाद खरीद लेते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी कर रहा है ना, कोई हीरो हीरोइन कर रहा है प्रचार, तो बस हम लोग खरीद लेते हैं आंख बंद करके। घटिया उत्पादों पर अधिक पैसे खर्च कर डालते हैं। तो बहुत सारा जो ऐड होता है ना, जैसे विमल का ऐड है, तो ऐड करने का बहुत पैसे लेते हैं सेलिब्रिटी, जिससे उसका दाम बढ़ जाता है, समझे। तो उत्पाद खरीदते हैं तो अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं हमें। प्रोडक्ट के बारे में भ्रामक जानकारी हो जाती है, तो हम सबको लगता है कि जो सेलिब्रिटी प्रचार कर रहा है, ठीक है, हीरो हीरोइन, तो अच्छा ही होगा। बाजार में आई नई चीज की जानकारी मिल जाती है, ठीक है, विज्ञापन से। और जालसाजी का भी शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे विज्ञापन ना फर्जी होते हैं। अब आगे देखिए दूसरा सवाल, यहाँ पे उत्तर दिया हुआ दूसरा का, समझे, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छापा। तो क्वेश्चन क्या है ना, जनसंख्या परिवर्तन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये है, समझे। तो उत्तर लिखेंगे जनसंख्या परिवर्तन मुख्यतः तीन कारकों पर निर्भर करता है, तीन। पहला है जन्म दर, ठीक है, फिर है मृत्यु दर और प्रवास, ठीक है। देखिए शॉर्ट में समझ लेते हैं, जन्म दर मतलब कितना जन्म हो रहा है ना, और मृत्यु दर मतलब कितने लोगों का मृत्यु हो रहा है। मान लेते हैं कि जन्म लिए हैं, मान लेते हैं 5,000, ठीक है ना, 5,000 बच्चे जन्म लिए, और मृत्यु हुआ मान लेते हैं कि 1,000 का, ठीक है, मान लेते हैं। तो जनसंख्या कितना बढ़ेगा, 4,000 बढ़ेगा, है ना। और प्रवास मतलब क्या है ना, जैसे मान लेते हैं कि पटना है, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पर क्या मान लें, मुजफ्फरपुर मान लेते हैं, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मान लेते हैं मुजफ्फरपुर में 1,000 लोग रहते हैं, मान लेते हैं। और यहाँ से ना, ठीक है, कुछ कुछ आ गए हैं पटना में, ठीक है, हमेशा के लिए घर बना लिए मान लेते हैं पटना में, तो आ गया, तो मान लेते हैं, या फिर कमाने के लिए आ गए, तो मान लेते हैं 200 लोग आ गए, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर में क्या हो गया, जनसंख्या 800 हो गया, समझे, 800, क्योंकि 200 लोग तो पटना में आ गए। तो समझ में आ गया होगा कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ठीक ना, से अब जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता है। तो देखिए जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर होने से जनसंख्या में वृद्धि या कमी होती है। यह जनसंख्या का प्राकृतिक परिवर्तन है। ये दोनों क्या प्राकृतिक है, जबकि कई कारणों से जनसंख्या का दूसरी जगह जाकर बस जाना प्रवास की श्रेणी में आता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारक जन्म दर रहा, क्योंकि जन्म लेने वाले जो बच्चों की संख्या है ना, शिशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये हमेशा मृत्यु दर से अधिक रहा है। बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में भी तेज गिरावट आई है। अब बहुत ही कम शिशुओं का मृत्यु होता है, और जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है ना, तो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने से वो बीमार उमार नहीं पड़ते हैं, मतलब उनका मृत्यु नहीं होता, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हुई है। अब आगे देखिए तीसरा का उत्तर, तो तीसरा का सवाल बोले ना कि नहीं छापा है, दूसरा तीसरा का, तो देखिए मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, तीसरा सवाल। तो देखिए वो क्वेश्चन होगा कि मधुबनी पेंटिंग्स की विस्तृत व्याख्या करें, ठीक है, या फिर मधुबनी पेंटिंग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे मधुबनी पेंटिंग्स उत्तर बिहार में प्रचलित है। उत्तर बिहार के मधुबनी में इस कला के ज्ञाता रहते हैं, ठीक है। बांस के कुचियों से विभिन्न रंगों के प्रयोग से कपड़े या दीवार पर अलंकरण करने की यह विधा देश ही नहीं विदेशों में भी प्रचलित है। तो मधुबनी पेंटिंग से न विदेशों में भी बिकता है। महासुंदरी देवी की मधुबनी पेंटिंग में पुरस्कार भी मिल चुका है। आज विभिन्न प्रकार से अलंकृत मधुबनी पेंटिंग वाले पर्दे कुशल प्रचलन में, हाँ कुशल प्रचलन में है। और साड़ियों पर भी मधुबनी पेंटिंग्स देखने को मिलता है, समझे। तो आप तो बहुत सारी चीज़ों पे मधुबनी पेंटिंग्स देखने को मिलता है, और ये बहुत ही फेमस है। इस प्रकार से मॉडल सेट 9 समाप्त होता है। और मॉडल सेट, ठीक है, जो लास्ट सेट बनाएंगे तो 10 देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।